मस्त विजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैव क्या होता है। तो देखिए, जैव का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। और अजैव मतलब होता है निर्जीव। यानी ये जो है इस पृथ्वी पर जितने भी सभी किससे बने हैं? जैव और अजैव घटकों से मिल करके बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे जैव यानी सजीव के बारे में। तो देखिए, जिसमें जीव होता है उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जिसमें जीव होता है उसे सजीव कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। तो सजीव को क्या कहते हैं? जैव। और निर्जीव को क्या कहते हैं? अजैव। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सजीव के बारे में जानेंगे। आप सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट कर पाएंगे, ये हम लोग इस जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सजीव दौड़ सकते हैं। सजीव क्या कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं। यानी सजीव में गति होती है, लेकिन निर्जीव में गति नहीं होती है। आगे हम लोग जानेंगे कि सजीव सांस लेते हैं, लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। इसके बाद जानेंगे पौधे जिसकी पत्तियां हरी होती है। पौधे जिसकी पत्तियां हरी होती है या वृद्धि दर्शाती है, वे क्या होती है? सजीव होती है। अब फिर हम लोग देखेंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है कि निर्जीव है? तो देखिए, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वृद्धि हो रहा है तो सजीव है, अगर वृद्धि नहीं हो रहा है तो क्या है? निर्जीव है। आगे हम लोग जानेंगे सजीव भोजन करते हैं, यानी जो सजीव है वह भोजन करेगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे नोट में अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आँखों से दिखाई नहीं देती है। जैसे अणुओं की जो गतियां होती है वह आप आँखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए, नोट 2 में जानेंगे कि विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। कब तक नहीं होती है? जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। हम लोग जानते भी हैं कि सजीवों का निर्माण किससे हुआ होता है? कोशिका से। तो देखिए, जब कोई विषाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसको संक्रमित कर देगा, तब जो है विषाणु की गतियाँ नज़र आती है। नहीं तो विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। कब तक नहीं होगी? जब तक कोशिका को संक्रमित नहीं कर देंगे। अगर कोशिका को संक्रमित कर देंगे तो विषाणु के अंदर गति आ जाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। यानी हम लोग पढ़े थे 9वीं कक्षा में कि कोशिकाओं के मिलने से ऊतक, और ऊतकों से मिलने से अंग, और अंग के मिलने से अंग तंत्र बनते हैं, और इस तरह से पूरे जीव का निर्माण हो जाता है। इस तरह जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो है जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। ऊतकों में क्या होती है? कोशिकाएं। और कोशिकाओं में क्या होती है? छोटे छोटे घटक होती हैं। आगे हम लोग जानेंगे जीवों को जीवित रहने के लिए जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अगर जीवों को जीवित रहना है तो जीवों को जीवित रहने के लिए शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण, ये दोनों आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जीव जीवित नहीं रह पाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम की परिभाषा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी रख रखाव का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीव की जीविता बनाए रखने के लिए जो शरीर के अंदर क्रियाकलाप होता है उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे।
इसके बाद हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या है। तो देखिए, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। तो देखिए, जो पदार्थ हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं, भोजन, वही भोजन होता है। और देखिए, भोजन के द्वारा क्या क्या होता है। तो देखिए, भोजन के द्वारा शरीर की रचना होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है एवं अन्य सभी जो भी शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाओं का संचालन होता है तथा नियमन होता है, वह सभी भोजन के अंतर्गत यानी पोषण के अंतर्गत ही होता है। आइए देखते हैं पोषण की परिभाषा। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। देखिए, देखते हैं हम लोग पोषण के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्वपोषी पोषण। दूसरा क्या होता है, विषम पोषी पोषण। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं को रखा गया है। यानी हरे पेड़ पौधे और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे विषम पोषी पोषण। तो देखिए, इसके अंतर्गत मनुष्य, जंतु तथा कवक को रखा गया है। आइए हम लोग स्वपोषी पोषण के परिभाषा देखते हैं। वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे। नोट में हम लोग जानेंगे, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनता है। यानी पेड़ पौधों में स्वयं जो भोजन बनता है वह प्रक्रिया का होता है, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधों में भोजन स्वयं बनता है। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। पेड़ पौधों द्वारा CO2, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करने को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन होती है। तो देखिए, पहला होता है सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या होता है, क्लोरोफिल। तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा क्या होता है, जल। यानी सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं और जल जो है स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। आइए हम लोग इस चित्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। तो देखिए, ये क्या है, सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है जो अपना प्रकाश जो है चारों तरफ फैला रहे हैं। ये क्या है, पेड़ है। ये पेड़ की पत्तियां हैं। पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल। और जड़ से जल की प्राप्ति हो जाती है और वायुमंडल से CO2 गैस मिल जाता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक होता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए और CO2 गैस चाहिए। तो देखिए, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल हो गया
और सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ा तो सूर्य का प्रकाश मिल गया इसमें, और जड़ से जल मिल गया, और वायुमंडल से CO2 गैस मिल गया। इस तरह से क्या हो गया, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में 4 चीज़ों की होना अति आवश्यक होता है, जो क्या है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 गैस और जल है। यानी जब ही ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए जब सूर्य उदय हो जाते हैं तो उनका प्रकाश पेड़ पौधे के पत्तियों पर पड़ने लगता है, तब से जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और जब ही रात्रि होती है तो उस समय सूर्य का प्रकाश तो पेड़ पौधों पर पड़ता नहीं है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो देखिए 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये क्या है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है जो हम लोग के एग्जाम में बार बार पूछता है। इसे हम लोग याद कर लेंगे। ये देखिए चित्र में एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र दिखाया गया है। ये हम लोग के एग्जाम में बार बार पूछता है। चित्र बनाने में ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं 1 नंबर में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये पहला क्रिया होता है। 2 नंबर में जानेंगे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित करना। इसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, टूटना। उसके बाद जानेंगे नोट में, यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यानी कोई भी प्रक्रिया पहले हो सकता है, कोई भी बाद में भी हो सकता है। उदाहरण में हम लोग जानेंगे कि मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद एसिड बनाते हैं, यानी स्टोमाटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक पत्ती को लेकर के अवलोकन किया जाता है तो क्या हम लोग देखते हैं कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब हम लोग देखेंगे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। तब क्या करते हैं, पौधे छिद्रों को बंद कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है और पत्तियों में जो छिद्र होते हैं तो उन छिद्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा होता है, तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा, द्वार कोशिकाओं के द्वारा। रंध्रों का खुलना और बंद होना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो पत्तियों में रंध्र होता है वह कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। तो देखिए रंध्र का खुलना
द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। रंध्र का बंद होना, जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। तब क्या होता है? छिद्र बंद। हम लोग देखिए इस चित्र में देखेंगे, ये जो है छिद्र बंद हुआ है, यानी बंद रंध्र है। और ये अभी हम लोग समझे थे खुला रंध्र, तो ये खुला हुआ रंध्र है, और ये क्या है? बंद रंध्र। अब हम लोग जानेंगे रंध्र के प्रमुख कार्य। तो देखिए रंध्र के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। और 2 नंबर में क्या जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। जल क्या होता है? रंध्र द्वारा निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? बादल का निर्माण होता है और बरखा होता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाइए, ताकि क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वह तेज़ी से होगी और बारिश जो है पर्याप्त मात्रा में होगा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।